हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी, सर इंग्लिश मीडियम के भी जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कर दीजिए। तो मैंने क्या किया है, 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके इस पार्ट में हम जो एमसीक्यूज वाले पार्ट है, मतलब हम कहें कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब ऑब्जेक्टिव में आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं, वन वर्ड हो सकते हैं, मतलब सिंपल सी बात कहूँ कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं 28, उस पर फोकस कर रहा हूँ क्लास 12 के फिजिक्स के लिए। तो लेते हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर। इसमें सारे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, लेकिन राइट ऑप्शन के साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो करते हैं स्टार्ट बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं एमपी बोर्ड पेपर सॉल्यूशन 2024 क्या है, 12 फिजिक्स। पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा है एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, एमसीक्यू, जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन इसमें बोले, पहला क्वेश्चन इसमें है एमसीक्यू और इसमें लिखा है द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? सो वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस। लेकिन अगर मैं इसमें बोलूं कि ऑप्शंस क्या है, तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन बच्चों। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को हम पी लिखते हैं। ये डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? पोलराइजेशन। मतलब हमारा आंसर इसमें क्या होगा? पोलराइजेशन। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट की बात करें तो दिस इज व्हाट? पोलराइजेशन। क्लियर है यहां तक? ओके, दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू वाला देखते हैं। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ दी फॉलोइंग फैक्टर्स। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स दिए होंगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मास ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। तो इन लेंथ पर, एरिया पर, इन पर कोई भी किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है बच्चों। नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि सिल्वर, तो सिल्वर कोई सी भी लेंथ का हो, सिल्वर कोई सी भी डायमीटर का हो, सिल्वर कोई से भी एरिया का हो, क्रॉस सेक्शन एरिया हो, उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा। मतलब एरिया उस पर डिपेंड है। हाँ, ये एक फैक्टर पर वो डिपेंड करता है, दिस इज व्हाट? टेम्परेचर। बट यहाँ पर टेम्परेचर वाला ऑप्शन नहीं था। अगर आपने थ्योरी में पढ़ा होगा तो रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसमें ये यही है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो मटेरियल है उसका रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाती है? रेजिस्टिविटी को ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, बढ़ जाती है। बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर फैक्टर, वी आर जस्ट सीइंग सम ऑप्शन। और ऑप्शंस में हमारे पास वन ऑफ द ऑप्शंस क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इसका सही आंसर होगा नेचर ऑफ द मटेरियल। थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो करेक्ट रिलेशन जो होगा एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। मतलब जो स्फेरिकल मिरर का रेडियस, जो फोकल लेंथ होता है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा क्या होता है? हाफ होता है बच्चों। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। फोर्थ वाले एमसीक्यू को देखते हैं। 1s3 एंड 2he, ये हीलियम है, ये हाइड्रोजन के लिए है ना, E और यहां पर 3, जिसमें एटॉमिक मास या मास नंबर, ये मास नंबर है हमारा। अगर किसी कोई से एलिमेंट्स के अगर मास नंबर सेम हो तो वो होता है आइसोबार। तो इसके लिए हम बोलेंगे क्या होगा बेटा? आइसोबार। इसमें ऑप्शन आपके पास बहुत सारे होंगे, आइसोटोन्स होंगे, आइसोटॉप्स होंगे, लेकिन हम बोलेंगे अगर इसके मास नंबर सेम हो, 3 देखिए दोनों ऊपर दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, इट मींस दिस इज व्हाट, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार। ठीक है, ए की वैल्यू सेम हो, है ना, ए की वैल्यू सेम होती है, वो आइसोबार होते हैं। फिफ्थ नंबर पर आते हैं। हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम दिए होंगे, लेकिन हमारा इसमें ऑप्शन आएगा ऑस्टेड। विच ऑप्शंस वी विल गेट? ऑस्टेड, OERSTED, ऑस्टेड। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इन डिप्लीशन लेयर पीएन जंक्शन डायोड देयर आर। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे भाई, मोबाइल आयंस होंगे, कुछ प्रोटॉन्स होंगे ऐसे। तो इसका सही आंसर होगा इमोबाइल आयंस। इसका
इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इमोबाइल आयंस, मतलब इसमें कोई मूव करने वाले आयंस नहीं होते हैं, इमोबाइल आयंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल बैरियर क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब ये भी हमारा 1 into 6 मतलब 6 मार्क्स का ही है। तो अब देखते हैं, पहला वाला पार्ट है इसमें, पहला वाला पार्ट है पोटेंशियल ब्लैंक ऑन मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक रिलेशन पढ़ा है E = -dV/dx, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। E तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बताता है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है बच्चों, डिक्रीजेस। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? फिल अप डिक्रीजेस। तो यहां पर हमें डिक्रीजेस फिल करना है। दूसरे को देखते हैं, द सब्सटेंस विच हैव नेगेटिव मैग्नेटिक टेंडेंसी। उस मटेरियल को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। विच मटेरियल? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, और वी कैन से डायामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, नेगेटिव मैग्नेटिक टेंडेंसी जिसकी होती है, दिस इज व्हाट? डायामैग्नेटिक। ऐसा ही फेरोमैग्नेटिक की पॉजिटिव होती है और पैरामैग्नेटिक की भी पॉजिटिव होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड को देखते हैं। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो प्रोड्यूस करती है डिस्प्लेसमेंट करंट। विच करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट। विच करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि आपको पता होना चाहिए। ID = d/e/dt लिख सकते हैं इसको, और इसी को आप चाहें तो फाई की वैल्यू E × A लिखकर आप रख सकते हैं। मतलब इसी को आप ε0 ADE, यहां पर फाई की जगह हमने रख दिया EA, तो A को बाहर ले लिया, dE/dt। तो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, E यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट करंट। नेक्स्ट को देखते हैं, फोर्थ नंबर को। इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर। लाइट को रिफ्लेक्ट करने का यही काम करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर बोल लीजिए, या प्राइमरी मिरर के जैसा भी कह सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव मिरर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो इससे रिफ्लेक्ट होंगी, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ रिफ्लेक्टर। फिफ्थ नंबर पार्ट को देखते हैं। द एनर्जी बैंड अबव द बैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। विच बैंड? कंडक्शन बैंड। दो बैंड हमने पढ़े होंगे या पढ़ते हैं हम। वन इज व्हाट? बैलेंस बैंड, जिसमें मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और दूसरा बैंड क्या है? सेकंड बैंड जो होता है वो दिस इज व्हाट? कंडक्शन बैंड। और इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो वो करंट को कंडक्ट करता है। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो कंडक्शन नहीं हो पाता है। तो अभी इसका आंसर होगा कंडक्शन बैंड। 6 नंबर को देखते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द concentration of is more than the concentration of electrons। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात करते हैं, तो इसमें किसका होगा कंसंट्रेशन मोर? इसमें होल्स का होगा। पी में पोल से होल याद रख सकते हो बच्चों। तो पी में कौन ज्यादा होते हैं? होल्स ज्यादा होते हैं। अगर इसका उल्टा पूछा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन का मेजॉरिटी होती है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन। एन में इलेक्ट्रॉन होता है और पी में होल्स होते हैं। आई होप फिलअप्स के भी आंसर्स आपको समझ में आ जाएंगे। थर्ड देखते हैं, ट्रू फॉल्स पर आ जाते हैं बच्चों। थर्ड वाला पार्ट है हमारा ट्रू फॉल्स, कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है, राइट और रॉन्ग को देखना है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। नहीं, ये फॉल्स है बच्चों। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको आंसर बता दूं, ये फॉल्स है। ये ऐसा हर टाइम पर पॉसिबल नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन यहाँ पर ऑलवेज टर्म लगाया है, इसलिए हम अभी के लिए इसको बोलेंगे दिस इज फॉल्स। नाउ सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नहीं, अगर आपने रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ देखा होगा चैप्टर नंबर 3 में, तो आपने देखा होगा इस टाइप ग्राफ। मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होती है? डिक्रीज होती है इंक्रीज टेम्परेचर होने से। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अपोजिट बोल रहे हैं। तो इसके लिए भी ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। फिर से अगर एक बार पढ़ें, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नो, दिस इज रॉन्ग, मतलब फॉल्स कहेंगे हम।
अगर कंडक्टिविटी इसमें बोल देते तो ये हमारा क्या हो जाता, ट्रू हो जाता, लेकिन अभी ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, द लोरेंज फोर्स ऑन अ स्टेशनरी चार्ज इन एनी मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। यस, पहले लोरेंज फोर्स को अगर हम लिखें तो क्यू वी बी साइन थीटा, दिस इज लोरेंज फोर्स। अगर लोरेंज फोर्स है तो इसमें वेलोसिटी, अगर चार्ज की वेलोसिटी क्या है, जीरो, स्टेशनरी चार्ज मतलब जीरो वेलोसिटी, और जीरो वेलोसिटी पर फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। सो दिस इज व्हाट, ट्रू। व्हाट इज दिस, ट्रू। तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉल्स हो गए, थर्ड हमारा ट्रू आ गया। फोर्थ वाला देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू एनी फिजिकल मीडियम अदर देन वैक्यूम। क्या वैक्यूम के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अदर मीडियम में ट्रेवल नहीं कर सकती? नहीं बच्चों, करती है। हमें पता है कि सन से जो रेज आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती है, और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी एंटर होती है, मतलब एयर में भी एंटर हो रही है और ट्रेवल करती ही है। तो ये भी अगर देखा जाए तो क्या है इसका आंसर, यहां पर कैन नॉट की जगह अगर ये बोल देते कैन, है ना, तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन इन्होंने कैन नॉट बोल दिया तो ये अभी इसके लिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, फिफ्थ नंबर का, ये 1 into 5 मतलब 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 1 into 5। आगे देखते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर। नहीं, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर के एग्जांपल नहीं है, ये किसके हैं, प्योर सेमीकंडक्टर पे। हम 2 टाइप से सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, वन इज प्योर सेमीकंडक्टर जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, एंड सेकंड इज व्हाट, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हम बोले कंपाउंड सेमीकंडक्टर के ये पार्ट नहीं है, ये प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पार्ट है। तो फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स। कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, याद करने से काम बनता नहीं है, फिजिक्स को हमें समझना पड़ता है। फिजिक्स बोले या साइंस सब्जेक्ट बोले, इसको हमें अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हो सकता है वो टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन राइट आंसर। ओके, फोर्थ वाले पार्ट को देखते हैं। फोर्थ वाला पार्ट है मेज दी कॉलम। ये हम 2024 का जो पेपर है उसका ही 1 वर्ड या 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको हम देख रहे हैं। तो कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया हुआ है। कॉलम ए में दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड कौन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड यहाँ पर है कूलॉम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड कौन है, कूलॉम। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, who gave the direction of induced current? So this is given by Lenz law। Lenz law के द्वारा होता है, बट यहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट नेम लिखा है, that's why we are just writing Lenz, but it is related to Lenz। Okay, electromagnetic waves। Electromagnetic waves are related to which scientist? Maxwell। Which scientist? Maxwell। Double slit experiment of interference। Double slit experiment is related to what? We will say Young's double slit experiment। इसका शॉर्ट में नेम हम YDS लिखते हैं, तो यहाँ पर Y का मतलब होता है यंग, राइट। तो फोर्थ का क्या जाएगा, G। फोर्थ का क्या जाएगा, G। नाउ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इज रिलेटेड टू डी ब्रोगली। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इज रिलेटेड टू डी ब्रोगली मींस A। मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेटेड टू आइंस्टीन। मास एनर्जी रिलेशन रिलेटेड टू आइंस्टीन, मतलब D बोल दीजिएगा। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन सा जाएगा, E। एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट लेंज मींस F। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलेटेड टू मैक्सवेल मींस B। सो व्हिच ऑप्शन इज extra here and this option C is extra here, मतलब there is no role of this option here, means there is no match for ohm। Okay, so I hope you understood this last part। This is what, 1 word or 1 sentence। Question number 5, write the value of total electric flux emanating from a unit positive charge in air। बच्चों, this is related to Gauss's law, and what says Gauss's law? Phi E is equal to 1 upon epsilon naught Q net या और Q enclosed। तो यहाँ पर Q enclosed कितना है, 1, तो 1 upon epsilon naught ही लिखेंगे। This is the value of Q net is 1 coulomb, तो 1 upon epsilon naught, right।
और इसकी वैल्यू आप लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 1/8.854 into 10⁻⁻12 यूनिट भी लिख सकते हैं अगर आगे लिखना चाहें तो आप, अदरवाइज द आंसर इज दिस. सेकंड क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. Write the name of instrument that measures current in electric circuit. What is the name of this device? So I am showing you this device. This is the device and the name of this device is ampere meter. Ammeter जो करंट को मेजर करता है वो डिवाइस का नेम क्या है? एमीटर. देखिए some student write galvanometer. Galvanometer never measures the electric current. ये डिफ्लेक्शन बताता है, करंट की प्रेजेंस बताता है, बट मेजर नहीं करता है. तो मेजर करने वाली डिवाइस कौन सी होगी? एम्पियर मीटर, एमीटर. थर्ड, राइट द बैलेंस वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट. पावर फैक्टर cos phi. Cos phi, the value of cos phi for pure resistive circuit is 1. For pure resistive circuit, power factor is 1. Cos phi value is equal to 0 for L circuit, for pure inductive circuit or pure capacitive circuit. The value of cos phi is 0, and for pure resistive circuit the value of cos phi is 1, and cos phi is here power factor. Power factor. So what is the answer? Cos phi is equal to 1. Now question number 4. In which position the refracted ray inside the prism becomes parallel to the prism base? If I just draw triangular shape of the prism, then this line, if I incident ray in this manner, so this line is known as the baseline, and this will be parallel if angle of deviation means this angle, incident ray and emergent ray, and the angle between them is known as the angle of deviation. When angle of deviation, so answer is what? When angle of deviation is minimum. When angle of deviation is minimum means angle of deviation अगर minimum होगा, then in this case refracted ray, this will be parallel to baseline of the prism. Both lines will be parallel. When in which case? In case of minimum angle of deviation. Last part देख लेते हैं बच्चों. Which type of extrinsic semiconductor is obtained when pure semiconductor, pure semiconductor silicon और germanium is doped with trivalent. ट्राइवेलेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमें p टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है. विच टाइप? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से p टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, और n टाइप में हमें मतलब n टाइप जो सेमीकंडक्टर होगा वो कब मिलेगा? जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे. फिर से इसको रिपीट करते हैं बच्चों. तो इसके लिए आंसर क्या है? विच टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद ट्राइवेलेंट. ट्राइवेलेंट से करने से कौन सा मिलेगा? p टाइप. पेंटावेलेंट से n, पेन से n मिलता है, पेन से n मिलता है, लेकिन यहाँ पर पेंटावेलेंट नहीं कर रहे हैं हम, ट्राइवेलेंट कर रहे हैं. तो कौन सा सेमीकंडक्टर मिलेगा हमें? p टाइप मिलेगा. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. वन इज p टाइप एंड अदर इज व्हाट? n टाइप. n टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें तब मिलता है जब हम प्योर सेमीकंडक्टर मींस सिलिकॉन और जर्मेनियम में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, तब n टाइप मिलता है. और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को जब प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो p टाइप का मिलता है. ट्राइवेलेंट से p और पेंटावेलेंट से n. ओके, थैंक यू.